नमस्कार दोस्तों, 29 सितंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल नीट से रिलेटेड है, तो इसको मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। नीट के फेवर में और नीट के अगेंस्ट में बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। मैंने इस बारे में भी बात की कि नीट क्यों गलत है, और मैंने इस बारे में भी बात की है कि नीट तमिलनाडु के कंटेक्स्ट में क्यों सही है। तमिलनाडु में प्री नीट एरा में जो सिस्टम था वो क्यों गलत था, इसके बारे में भी हम एडिटोरियल्स में बातचीत कर चुके हैं। और अब बहुत हद तक नीट को इस चीज के साथ भी जोड़ा जा रहा है कि जो केंद्र की सरकार है वो एक सेंट्रलाइज तरीके से एग्जाम करा के राज्य की सरकारों की ताकत खींचने की कोशिश कर रही है। तो ऑलरेडी नीट के कंटेक्स्ट में काफी बातचीत हो चुकी है, अलग से डिस्कस नहीं करेंगे। ये आर्टिकल किसने लिखा है, तो इसको लिखा है एना कैथरीन हॉर्निच ने। ये डायरेक्टर हैं जर्मन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की। अब जर्मनी के कंटेक्स्ट में 2-3 आर्टिकल यहाँ पे आएंगे। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में एना कैथरीन हॉर्निच ने ये लिखा है कि भाई ओवरऑल जर्मनी को ये करने की जरूरत है, वो करने की जरूरत है, बट एक्चुअली में इन्होंने कोई प्रॉपर स्टैटिस्टिक नहीं दिए। किस प्रकार से जर्मनी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में परफॉर्म करेगा, पॉवर्टी एलिवेशन में कैसे परफॉर्म करेगा, एनवायरमेंटल और क्लाइमेट चेंज में अपना वो कह सकते हैं योगदान कैसे देगा, इन सब चीजों में कोई प्रॉपर स्टैटिस्टिक नहीं दिए। बस यहाँ पे ऊपर ऊपर से बता दिए है एना कैथरीन ने बातें कि हाँ भाई जर्मनी को ये करना है। इसके कंटेक्स्ट में जो आर्टिकल डिस्कस करने वाला है वो ये है कि ये जो आपके जर्मनी में इलेक्शंस हो रहे हैं उसके ये जो प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स आए हैं, उस प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स के हिसाब से क्या चल रहा है। दो पार्टी जो कि अब तक डोमिनेंट हुआ करती थी जर्मन पॉलिटिक्स में, अब वो उतनी डोमिनेंट नहीं है। दो किंग मेकर पार्टीज यहाँ पे नजर आ रही है और किस प्रकार का कॉलिशन यहाँ बनता नजर आ रहा है, उसके बारे में एक व्यू पॉइंट है, इसको देखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे टैकलिंग द मोएस्ट। देखिए अभी रिसेंटली अमित शाह जी ने एक मीटिंग ली स्टेट लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, और वहां पे बताया कि भाई ये जो रेड विंग एक्सट्रीमिज्म है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, ये इंडिया में थोड़ा कम हो रहा है। इसके कंटेक्स्ट में एक आर्टिकल लिखा हुआ है, तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। टोटल 5 आर्टिकल्स डिस्कस करने वाला हूं। अगला आर्टिकल है हाउ टू ग्रीस द व्हील्स ऑफ जस्टिस। कैसे पैंडेमिक के समय पे एकदम से एक साल में 51 लाख की जो पेंडेंसी थी कोर्ट में बढ़ी, उसके 6 महीने बाद 23 लाख की पेंडेंसी बढ़ी। मतलब पिछले 1.5 साल में आप लोग कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 75 लाख केसेस की पेंडेंसी बढ़ गई है। और उसके बाद अगर आप वैकेंसीज देखोगे कोर्ट्स में तो वो कम नहीं हो रही हैं। तो जस्टिस के व्हील्स को, मतलब ये जो हमारी लॉ मशीनरी है, जुडिशरी है जो हमारी, इसको और एफिशिएंट बनाने के लिए यहाँ पे क्या किया जा सकता है, इसके बारे में 1-2 व्यू पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट हैप्पीनेस की बात की जा रही है। आपको पता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकलती है। हैप्पीनेस रिपोर्ट क्यों जरूरी है, भूटान ने किस प्रकार से यहाँ पे हैप्पीनेस में और यूएई ने किस प्रकार से हैप्पीनेस में काम किया है, इंडिया में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हैप्पीनेस वाले सिद्धांत को पब्लिक पॉलिसी में इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। और ब्यूरोक्रेसी डिजिटल चैलेंज। आज की डेट में बहुत सारे आईएएस, ठीक है ना, जैसे एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है 10-15 कोचिंगों में जाके वो भाषण देने लगते हैं और अपने व्यू पॉइंट्स देने लगते हैं। व्यू पॉइंट्स देने के लिए एक कोचिंग या 2 कोचिंग इनफ होती हैं। अब जो टॉपर 10-10, 15-15 कोचिंग्स में जाके लेक्चर दे रहा है, हर कोचिंग का तो वो पढ़ा हुआ नहीं है। उस कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे जाके उस कोचिंग की मार्केटिंग करना, प्लस ज्यादा बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना। और कुछ आपने आईएएस ये भी देखे होंगे कि जब वो सर्विस में चले जाते हैं तो कहीं छापा मारा तो उसकी वीडियो बना के पोस्ट कर दी, कहीं कोई अलग से काम किया उसकी वीडियो बना के पोस्ट कर दी। मतलब फेमस होने का शौक चढ़ा है। वो इस पर्टिकुलर सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने पर्सनल प्रमोशन के लिए कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात की गई कि किस हद तक ब्यूरोक्रेसी को सोशल मीडिया के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो इस आर्टिकल को देखें। तो टोटल 5 आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं वो किसने किसने ज्वाइन किया है। तो बंका निधि पैका ने हमको ज्वाइन किया है। देन अमित चक्रवर्ती ने हमको ज्वाइन किया है। आकांक्षा पटियाल ने हमको ज्वाइन किया है। शालू खजूरिया ने हमको ज्वाइन किया है। अलका निम ने हमको ज्वाइन किया है। कीर्ति ने हमको ज्वाइन किया है। अरुण गर्ग ने हमको ज्वाइन किया है। विनायक करने ने हमको ज्वाइन किया है। विनायक करने का ये 2nd मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक विनायक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बैक अगेन। देन सारा 123 ने हमको ज्वाइन किया है। आस्था मिश्रा ने हमको ज्वाइन किया है। रोहित कौशिक ने हमको ज्वाइन किया। रोहित कौशिक का ये 2nd मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक रोहित कौशिक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और रजत मिश्रा ने हमको ज्वाइन किया। तो रजत मिश्रा, रोहित कौशिक 2nd मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक रोहित। आस्था मिश्रा, आशा मिश्रा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आशा मिश्रा,
तो आशा मिश्रा, सारा 123, विनायक करने सेकेंड मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक विनायक, अरुण गर्ग, कीर्ति, अलका निम, शालू खजूरिया, आकांक्षा पटियाल, अमित चक्रवर्ती and Bankanidhi Paka. I welcome you all to my channel as a member. Thank you so much guys and girls for joining. Thank you so much for your continued support. 10 अक्टूबर प्रीलिम्स के बाद आपको बिल्कुल फ्रीक्वेंट बेसिस पे जो MCQs होते हैं वो भी मिलने शुरू हो जाएंगे आपकी होलिस्टिक प्रैक्टिस के लिए. इन द मीन टाइम थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एज अ क्रिएटर. ये सपोर्ट चाहिए क्योंकि कोई भी पेड कोर्स यहाँ पे नहीं चल रहा है. तो शुरुआत करते हैं. सबसे पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका नो क्लियर विनर. इसके बारे में वैसे हल्का फुल्का मैंने कल के करंट अफेयर्स में भी बातचीत करी है. मैंने आपको बताया है कि एक CDU पार्टी है, एक आपकी SPD पार्टी है. CDU जीतती आई है और काफी हद तक SPD यहाँ पे CDU को हराती हुई नजर आ रही. तो देखते हैं यहाँ पे वही सारे पॉइंट्स एक बार फिर से रिपीट किए गए, इसको समझने की कोशिश करते हैं. क्या लिखा हुआ है? जर्मनी लुक्स सेट फॉर अ 3-way कोलिशन विद सोशल डेमोक्रेट्स लाइकली हेड दैट. वीडियो पे लाइक का बटन नहीं दबाया तो दबा दीजिए, शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए, अगर आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. हर चीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. तो भाई ये जो जर्मन इलेक्शंस है इनके बारे में हमेशा से ये बोला जाता है कि भाई कंजर्वेटिव्स यहाँ पे जीतते हैं. जो जर्मनी की 72 साल की पोस्ट वॉर हिस्ट्री है ना, उसमें से आप कह सकते हो कि बहुत लंबे समय तक ये जो कंजर्वेटिव्स हैं वो राज में रहे हैं. अभी के लिए जो चांसलर हैं जर्मनी की एंजेला मर्केल, ये कंटिन्यू नहीं करेंगी. ये इन्होंने इलेक्शन से पहले अनाउंस कर दिया. तो अब एंजेला मर्केल चांसलर नहीं रहेंगी, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे रिटायर हो रही है. लंबा समय हो गया है और लीडर्स को देखिए ऐसा ही करना चाहिए. एक बार जब आपका टेन्योर हो जाए तो आप शांति से इज्जत के साथ रिटायर कर जाओ. तो ऐसा नहीं है कि अर्डोगन की तरह कुर्सी पे जमे हुए हैं और पूरा का पूरा देश के संविधान का और सेक्युलरिज्म का मजाक उड़ा दिया, ठीक है ना, अपने आप को गद्दी पर बैठाए रखने के लिए. तो एंजेला मर्केल की इस बात में तारीफ करनी चाहिए. फिर नेक्स्ट बात की जाए तो यहाँ पे अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो जो सेंटर लेफ्ट सोशल डेमोक्रेट पॉलिटिकल पार्टी है, ओवरऑल 25.7% वोट इसको गए. उसके बाद एंजेला मर्केल की जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, इनके पास गए हैं 24.1% वोट. ओके भाई, अब तक का इनका सबसे लोएस्ट वोट शेयर है. हर बार क्रिश्चियन डेमोक्रेट यूनियन के पास ज्यादा ही वोट शेयर होता है, बट इस बार इनके पास कम है. तो अभी के लिए सबसे टॉप पे कौन नजर आ रहा है? सोशल डेमोक्रेट. उसके बाद अगर बात की जाए तो ये जो नई पॉलिटिकल पार्टी बनी है ग्रीन नाम की, इसने 14.8% वोट जीते हैं. ठीक है, ये इनकी अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है. उसके बाद जो लिबरल प्रो बिजनेस पार्टी है फ्री डेमोक्रेटिक, इसने 11.5% वोट जीते हैं. अब अगर आप देखो तो ओलाफ शोल्ज कहाँ के हैं? ये सोशलिस्ट SPD पार्टी के हैं. इन्होंने बोला है कि भाई देखिए सबसे ज्यादा वोट शेयर हमारा है तो सरकार हम ही बनाएंगे. और उन्होंने बोला है कि वी आर शोइंग इंटरेस्ट इन वर्किंग विद ग्रीन्स. तो जो 25% वोट शेयर के साथ ये जो SPD है वो ग्रीन्स 14.8% के साथ आप कह सकते हो कि कॉलिशन बनाने के चलते हैं चक्कर में. बट उससे भी होगा नहीं, इनको FDP को भी अपने साथ लेना पड़ेगा. लिबरल प्रो बिजनेस FDP पार्टी को भी अपने साथ लेना पड़ेगा अगर इनको यहाँ पे कॉलिशन बनाना है तो. अब यहाँ पे जो कंजर्वेटिव लीडर है आर्मीन लाशेट, किसके लीडर हैं? ये CDU के लीडर हैं. इन्होंने बोला है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम कंजर्वेटिव सरकार को बनाएं, यहाँ पे कंजर्वेटिव लेड गवर्नमेंट बने. तो अब यहाँ पे दो किंग मेकर्स निकल आए, ग्रीन और लिबरल्स. चूंकि SPD की बात करो तो इन्होंने लगभग 25% जीते हैं, CDU की बात करो तो 24% जीते. तो SPD और CDU की वोट शेयर में ज्यादा फर्क है नहीं. तो जिसको ये लिबरल पार्टी, ये लिबरल प्रो डेमोक्रेटिक, ये जो FDP पार्टी है, ये जिसको सपोर्ट कर देगी और ग्रीन पार्टी जिसको सपोर्ट कर देगी, दोनों मिलकर जिसको सपोर्ट कर देंगे वो सरकार बना ले जाएंगे. तो अब भाई सोशलिस्ट SPD पार्टी, कंजर्वेटिव CDU पार्टी, CDU की ही एंजेला मर्केल अभी के लिए चांसलर है. अभी के लिए जो सरकार बनी हुई है आपकी रिच टैक्स में या फिर बुंदेसटैग में जर्मन पार्लियामेंट में, वो बनी हुई सोशलिस्ट और कंजर्वेटिव की. अगली जो सरकार आएगी ऐसा लग नहीं रहा है कि इसमें सोशलिस्ट और कंजर्वेटिव कॉलिशन में होंगे. या तो सोशलिस्ट इस लिबरल पार्टी FDP के साथ या फिर ग्रीन्स के साथ बना लेगा कॉलिशन, या फिर कंजर्वेटिव कॉलिशन बना लेगा. अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि सोशलिस्ट पार्टी ग्रीन के साथ मिलकर और FDP के साथ मिलकर अपना कॉलिशन बनाने के चक्कर में है. अब पिछले 16 सालों की अगर बात की जाए तो एंजेला मर्केल हैज बीन द अनडिस्प्यूटेड फेस ऑफ CDU. क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन की
अनडिस्प्यूटेड लीडर रही हैं और जर्मनी की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स रही हैं। अब चूंकि यहाँ पे CDU की लीडरशिप लेने से मना कर दिया एंजेला मर्केल ने और खुद चांसलर बनने से मना कर दिया, तो इनके बाद एक प्रकार का वैक्यूम सा आ रहा है CDU की लीडरशिप में और जर्मन पॉलिटिक्स में। जो आर्मीन लास्टेट हैं CDU के, वो इतने कैरिज्मेटिक लीडर नहीं माने जाते हैं। जर्मनी की 72 ईयर्स की पोस्ट वॉर विक्ट्री में 52 ईयर्स तो CDU यानी कि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन का राज रहा है, जो कि इनकी कंजर्वेटिव पार्टी है। ओके, मिस्टर शोल्स की बात करो जो कि SPD को बिलोंग करते हैं। ओके, ही बिलोंग्स टू द प्रो बिजनेस सेक्शंस ऑफ द सोशल डेमोक्रेट्स। इन्होंने एक कैंपेन चलाया और बोला कि भाई हम सोशल जस्टिस के लिए काम करेंगे, हम मिनिमम वेजेस को बढ़ाएंगे, हम अफोर्डेबल हाउसेस बढ़ाएंगे, हम जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर टैक्सेस लगाएंगे। तो ये भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा वोट खींचे, और उन्होंने ठीक ठाक वोट खींचे ही हैं। ओवरऑल कंजर्वेटिव्स के बहुत वोट खींचे हैं, इसलिए प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स में पता चल रहा है कि सोशल डेमोक्रेट्स के जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं वो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन कंजर्वेटिव पार्टी से ज्यादा ही नजर आए हैं। और सबसे खास बात यह है कि जर्मनी चूंकि एक डेवलप्ड कंट्री है, तो वहां पे लोगों के अंदर क्लाइमेट अवेयरनेस ज्यादा है, क्लाइमेट पॉलिटिक्स ज्यादा है, इसलिए ग्रीन पार्टी भी यहाँ पे ठीक ठाक वोट शेयर खींच के लेके गई है। ओके, तो एक ट्रैफिक लाइट कॉलिशन सा यहाँ पे बनता नजर आ रहा है, जिसमें ओवरऑल 368 की मेजॉरिटी चाहिए, बट 416 सीटें लेके आ सकते हैं अगर ये SPD पार्टी ग्रीन और लिबरल के साथ अपना कॉलिशन बना लेती है तो। लेकिन अभी सरकार बनने से पहले कॉलिशन की टॉक्स होंगी, और अपने आप में एक काफी पेचीदा मुद्दा है। क्योंकि देखिए, अब आप बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज की अगर आप बात करो, इटली की बात करो, जर्मनी की बात करो, तो यहाँ पे ज्यादातर कॉलिशन की सरकारें बन रही। इजराइल की बात कर लीजिए, ये सब अपने आप में डेवलप्ड कंट्रीज है और कॉलिशन टॉक्स यहाँ पे बहुत डोमिनेंट है। जर्मनी में भी आपको ये कॉलिशन बनता हुआ नजर आ रहा है। एंजेला मर्केल जी की बात की जाए तो जर्मनी की बड़ी लीडर रही है। 2005 में ये चांसलर बनी थी और उसके बाद से लेके यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी को ये लीड कर रही है। जब ये चांसलर बनी थी तो हाई एम्प्लॉयमेंट था, जैसे तैसे करके इन्होंने क्राइसिस को कम किया, जर्मनी की इकोनॉमिक ताकत को स्ट्रांग किया, इसके रोल को ट्रांसफॉर्म किया। और खास बात यह कि जर्मन पॉलिटिक्स में एक और प्लेयर यहाँ पे काफी डोमिनेंट निकल के आ रहा है, जिसका नाम है नियो नाजी AFD। इसका फुल फॉर्म है अल्टरनेटिव फॉर डेमोक्रेसी, पार्टी का ही नाम है अल्टरनेटिव फॉर डेमोक्रेसी। इसको 10.3% वोट शेयर मिला है। बिल्कुल ही राइट विंग पार्टी है, जिस प्रकार की हिटलर की विचारधारा है कुछ कुछ उस तरफ जाती है ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। तो ये भी यहाँ पे उठती हुई नजर आ रही है। इन सब चीजों के बावजूद भी मिस मर्केल ने ओवरऑल अपने गवर्नेंस के रोल को, सोशल डिस्क्वाइट को एड्रेस किया, EU को स्ट्रेंथन किया। अब अगला लीडर जो मिस मर्केल करके गई है, ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल जर्मनी की लीडरशिप को जितनी ज्यादा इफेक्टिवली टैकल किया जाएगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि जर्मनी इंटरनेशनली कितना रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लस यूरोपियन यूनियन में जर्मनी कितना प्रोएक्टिवली अपना रोल प्ले कर पाता है, यूरोपियन यूनियन को कितना स्ट्रेंथन कर पाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टैकलिंग द मॉइस्ट। द इंसर्जेंसी इज वीकेंड बट इट्स पोटेंशियल इन सेलेक्ट एरियाज हैज नॉट रिड्यूस्ड। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? देखिए, रिसेंटली स्टेट लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने बात की और उन्होंने बोला कि ये जो मॉइस्ट का ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस है वो 10 स्टेट्स में, पहले 96 डिस्ट्रिक्ट्स में था 2010 में, अब वो 41 डिस्ट्रिक्ट्स में आ चुका है। ओवरऑल आर्म्ड स्ट्रगल के लिए अब हमारे देश में बहुत कम टेकर्स हैं। कुछ ही ऐसे इलाके बचे हैं हमारे देश में जहां पे भारत सरकार का डेवलपमेंट नहीं पहुंचा है, भारत सरकार की वेलफेयर स्टेट्स की स्कीम नहीं पहुंची। तो कुछ ही ऐसे इलाकों में इन मॉइस्ट के कॉज की तरफ सपोर्ट है। ज्यादातर जगहों पे लोग अपना सपोर्ट इनसे खींच चुके हैं। इन मॉइस्ट के लिए अपने आप को कंसोलिडेट करना मुश्किल हो रहा है। पहले जब दो मेजर नक्सलाइट ग्रुप्स थे, इन्होंने मिलकर एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मॉइस्ट बनाया था, तो ऐसा लगा था कि इन मॉइज्म ग्रुप्स को एक रिन्यूड पुश मिलेगा। लेकिन अब ऐसा देखने में आ रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सटेंट है वो काफी कम हो गया है। सेंट्रल और ईस्ट सेंट्रल इंडिया की जो डेंसली और रिमोटली फॉरेस्टेड टेरेन्स हैं, केवल यहीं पे मॉइस्ट कैडर पाए जाते हैं, बाकी जगहों पे बहुत तेजी से कम होते जा रहे हैं। गॉट इट? अब इनके अंदर के डिसकंटेंट को खंगाल पाना मॉइस्ट लीडरशिप कैडर्स के लिए काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है भारत सरकार का इंक्लूजन एक्टिविटी और वेलफेयर एक्टिविटी इन सारे लोगों को नजर आ रही है। खासकर जो गरीब ट्राइबल लोग हैं, एक तरफ उनको नजर आएगा कि भाई बंदूकें उठाओ और CRPF CISF से लड़ो, दूसरी तरफ उनको दिखेगा कि भाई भारत सरकार बेनिफिट्स बांट रही है तो बेटर है कि बेनिफिट्स ले लो। ओके, तो लोग नेचुरली बेनिफिट्स की तरफ भागेंगे। कई कई जगहों पे जो मॉइस्ट कैडर्स हैं वो जबरदस्ती लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। इन मॉइस्ट ने आर्म्ड स्ट्रगल को प्रिविलेज किया है, और जब आर्म्ड स्ट्रगल होगा
तो स्टेट रिप्रेशन आएगा, जो स्टेट की पुलिस फोर्सेस हैं और जो सीआरपीएफ है सीआईएसएफ है वो पलट के वार करेगी। अब उसके चलते मरेगा कौन? आम आदमी मरेगा यहाँ पे। जबकि होना ये चाहिए था कि अगर मॉइस्ट कैडर बने थे तो इनको सरकार को अकाउंटेबल करना चाहिए था, सरकार से बोलना चाहिए था कि अपनी चीज़ों को इंक्लूसिव करो। हालांकि इन मॉइस्ट की पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानी जा सकती है। पहले के समय पे सरकारी पॉलिसीज ऐसे रही हैं कि कुछ इलाकों में कुछ लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, लेकिन अब जरूरी यह है कि इस अत्याचार को खत्म करके, वॉयलेंस को खत्म करके सरकार को प्रेशराइज करने की यहाँ पे जरूरत है। एक प्रकार से पॉलिटिकल फॉर्म इस मूवमेंट को देने की जरूरत है, ना कि मिलिट्री फॉर्म आप इस मूवमेंट को दे दो। ओके, क्योंकि एंड में जब वायलेंस होता है ना, तब उसमें फंसते आम लोग हैं। अगर आप झारखंड और छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स की बात करो, यहाँ के लोग जिन्होंने मॉइस्ट कैडर्स ज्वाइन किए हैं वो एंडलेस वायलेंस से फंस गए। जिन्होंने नहीं भी ज्वाइन किए हैं और वो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे मॉइस्ट कैडर्स एक्टिव हैं, वो भी वहाँ पे काफी परेशान रहते हैं। और इस लड़ाई के चलते मॉइस्ट के जो लोग हैं वो तो मरे ही हैं, साथ साथ हमारी जो एंटी इंसर्जेंट सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पुलिस के लोग हैं, सीआरपीएफ के लोग हैं, वो भी यहाँ पे मरे हैं। और जो फिलीपींस, पेरू में भी इस प्रकार के एग्जाम्पल्स देखने को मिले। तो डेथ और वायलेंस इस आर्म्ड और मिलिट्री स्ट्रगल से जेन्युइन अपलिफ्टमेंट पुअर का नहीं हो रहा है, ये बात तो देखो यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि इन मॉइस्ट कैडर को आके सरकार से बातचीत करनी चाहिए। बट बहुत से केसेस देखे गए कि जो मॉइस्ट हैं ये भी नीचे दबे नहीं है, ये भी बज नहीं किए हैं, ये भी ओवरऑल सामने आके बात करें लोगों से, ऐसा नहीं हो रहा है। अभी भी अगर मॉइस्ट इंसर्जेंसी की बात की जाए तो ये जो आंध्रा उड़ीसा का बॉर्डर है, जो साउथ बस्टर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ की, यहाँ पे ठीक ठाक मॉइस्ट इंसर्जेंसी देखी जा रही है। तो स्टेट्स को क्या करना चाहिए? अलग अलग राज्य की सरकारों को ज्यादा वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर स्कीम्स को सरकार की यहाँ तक पहुंचाना चाहिए। ये मॉइस्ट कैडर इंटेंशनली सरकारी स्कीम को इन इलाकों तक नहीं पहुंचने देना चाहते हैं, क्योंकि मॉइस्ट कैडर को लगता है कि सरकारी स्कीम के बेनिफिट अगर लोगों तक पहुंच गए तो लोग मॉइस्ट कॉज के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे। तो जबरदस्ती भी कई जगहों पे वायलेंस को प्रमोट करने की कोशिश की जाती है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्वॉल्व होना पड़ता है और गोलियां चलती हैं तो बीच में आम आदमी मरते हैं, तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं, हमारे जवान मर जाते हैं, यहाँ पे शहीद हो जाते हैं, जो कि ओवरऑल गलत है। तो मॉइस्ट को कंपेल करना चाहिए कि वो अपना आर्म स्ट्रगल छोड़ें। ओके, अगर हो सके तो उनके जो लीडर्स हैं वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लें, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट करके सच में अपने लोगों के लिए भला करने की कोशिश करें, ना कि बंदूक चला के सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करें। ओके, तो ये सब बातें यहाँ पे बता रखी हैं। और यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को फाइनली क्या समझना है कि ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर एक्टिविटीज को आप लोगों तक पहुंचाओ, खासकर उन कैडर्स में, उन जगहों पे जहां पे मॉइस्ट एक्टिविटीज ज्यादा है। तो जब लोगों के पास बेनिफिट्स पहुंचेंगे, लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, लोगों के पास फ्री में अनाज पहुंचेगा, तब उनको एक मेजर पुश मिलेगा ओवरऑल अपनी इनवॉयलेंट एक्टिविटीज को छोड़ने का। ठीक है भाई, तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस द ग्रेट डिग्री ऑफ अनहैप्पीनेस इन इंडियन सोसाइटी हैज अ लॉट टू डू विद द वे द लॉ एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट। क्या बताया जा रहा है? देखिए, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये कब छपनी शुरू हुई? ये छपनी शुरू हुई 2012 में। इससे पहले हैप्पीनेस को गवर्नेंस का एक ऑब्जेक्टिव नहीं समझा जाता था, लेकिन जैसे ही यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट छपनी शुरू हुई, तब से क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस को एसेस करने के लिए हैप्पीनेस एक पैरामीटर की तरह हमारे सामने आ गया। अगर आप लॉ की बात करो, अगर आप गवर्नेंस की बात करो और अगर आप हैप्पीनेस की बात करो, इन तीनों पैरामीटर्स में क्लियर कट एक कनेक्शन देखने को मिलता है, और वो कनेक्शन पिछले कुछ सालों में क्लियर कट हमको नजर आ रहा है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी जीडीपी बहुत ज्यादा है, उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, बट वहां के लोग खुश हों ऐसी गारंटी नहीं है। ओके, इंडिया की अगर बात की जाए तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो 2021 की आई, उसमें 149 कंट्रीज हैं टोटल और इंडिया का नंबर है 139। सोचिए, हम इकोनॉमिकली पावर हाउस में कन्वर्ट हो रहे हैं, मिलिट्री ताकत है हम लोग दुनिया की सबसे तीसरे नंबर की सबसे बड़ी, और उसके बावजूद भी हमें देखने को क्या मिल रहा है? तीसरा या चौथा बोल लो, नंबर 1 पे मतलब यूएसए, चाइना, रशिया टॉप 3 मानो तो चौथे नंबर पे इंडिया आ जाएगा। मैं तो कहने मतलब ये कि मिलिट्रीली, इकोनॉमिकली हम इतने ताकतवर हैं, उसके बाद भी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 149 कंट्रियों में हम 139वें नंबर पे, 139th नंबर पे। और हैप्पीनेस के हालात तब भी ज्यादा बिगड़ गए हैं जब से कोविड-19 आया। कोविड-19 का इंपैक्ट इतना गंदा पड़ा है ना हमारे सिस्टम्स पे कि ओवरऑल गवर्नमेंट सिस्टम्स की फंक्शनिंग खराब हो गई है, ओवरऑल लोगों की लाइफ पे बहुत हद तक फर्क आया। कोविड-19 की वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग हुई, लोग अपने जान पहचान के लोगों से ज्यादा मिल नहीं पा रहे हैं, अपनी कम्युनिटी और सोशल लाइफ को जी नहीं पा रहे हैं, जिससे उनकी हैप्पीनेस के ऊपर इंपैक्ट आया। फिर आगे क्या बताया जा रहा है
कि इंडियाज डिसमल परफॉर्मेंस ऑन हैप्पीनेस इज क्रूशियल इफ यू लुक एट गवर्नेंस और लॉ को देखते हुए भी इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्योंकि कभी भी हमारे देश में जब पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है, पॉलिटिशियंस द्वारा जब कोई नियम कानून बनाया जाता है, तो लोगों की खुशी को बहुत ज़्यादा ध्यान में नहीं रखा जाता है। हमारे यहाँ पे अगर लोगों को खुश रहना है तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में क्या आएगा? पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में आ जाएंगे जुडिशरी, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में आ जाएंगे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, हमारे पुलिस। आप सोचिए, जुडिशरी के साथ इन्वॉल्व होकर खुश है क्या कोई? कितने केसेस पेंडिंग है? 3.5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। ऐसा सुनने में आ रहा है आने वाले समय में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हो जाएंगे इंडिया में। इतने पेंडिंग केसेस के साथ क्या आप खुशी एसोसिएट कर सकते हो? पुलिस के साथ तो जनता इंगेज करने में डरती है, तो क्या खुशी हो सकती है? गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तो क्या ही हालात रहे हैं आपके पैंडेमिक के समय पे, खासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के, ये तो आपको पता ही है। तो खुशी कैसे हो सकती है? एक सोसाइटी में खुशी तब हो सकती है जब राइट्स की गारंटी हो, पार्टिसिपेशन और डिग्निटी हो, सोशल जस्टिस, और ये सबका सब हिला हुआ है इंडिया में कोरोना के समय पे। तो रोल ऑफ लॉ यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वही यहां पे कहीं ना कहीं हमको कॉम्प्रोमाइज नजर आ रहा है। अब अगर लॉ को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो बहुत सारे पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस भी बनाए जा सकते हैं। हमारी सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव चीजें करने के लिए, लोगों को खुश करने वाली चीजें के लिए हमारी सरकार को मजबूर किया जा सकता है। कॉन्शियस केयर और कॉपरेशन को लेके आया जा सकता है। तो अगर आपको लगे कि आपका वॉलेट खो गया है, तो कोई पुलिस वाला, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन पुलिस ऑफिसर को फोन करेगा और पुलिस ऑफिसर आपका वॉलेट वापस लौटा देगा। ओके, आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, आप ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं, आपको अनएम्प्लॉयमेंट से डरना नहीं है, आपको हेल्थ रिस्क आपके इंश्योरेंस में कवर्ड है। अगर ये सब चीजें इंश्योर हो जाए तो आपको लगेगा कि यार हम सच में हैप्पी हैं। आदमी इसी बात में टेंशन में रहता है कि मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, कल नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर मुझे कोई बीमारी लग गई तो मैं इलाज कैसे कराऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। इस प्रकार के थॉट्स सब लोगों के दिमाग में आते हैं और वो लोगों की लाइफ में से हैप्पीनेस ले जाते हैं। ओके, तो इंडियन सोसाइटी में अगर अनहैप्पीनेस की डिग्री को एसेस करना है तो आपको देखना पड़ेगा लॉ कैसे ऑपरेट कर रहा है और उसके इंस्टीट्यूशंस कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, पूरी दुनिया की बात की जाए तो वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट ये बोलती है कि 40% ऑफ द पीपल इन वर्ल्ड लिव आउटसाइड द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इन द वर्ल्ड। तो ये कैसे खुश हो सकते हैं? इंडिया में अगर आप देखो तो 3.5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है अलग अलग कोर्ट्स में। अब इतने ज्यादा अगर केसेस की पेंडेंसी, तो इंसान खुश कैसे हो सकता है जब वो कंटिन्यूअसली इस कंफ्यूजन में है कि मेरे केस में क्या निकलेगा। सोचिए वो किसी लीगल जुडिशियल बैटल में इन्वॉल्व है, वो प्रॉपर्टी का हो सकता है, डाइवोर्स का हो सकता है, किसी क्राइम का हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आदमी यही टेंशन में है कि उसका केस का क्या होगा, और केस पेंडिंग पड़ा है, सालों बीते जा रहे हैं। जस्टिस गैप बोलते हैं उसको। दुनिया में 500 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके सामने जस्टिस गैप उनको परेशान कर रहा है। ये लोग कभी भी खुश नहीं हो सकते। और इंडिया की अगर आप रूल ऑफ लॉ रैंक की बात करो तो वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट 2021 के हिसाब से इंडिया की रूल ऑफ लॉ रिपोर्ट है, वो रैंक है 69। और इतनी गंदी रैंक होने के चलते लाइफ पे भी इंपैक्ट आता है, लिबर्टी पे भी, इकोनॉमिक जस्टिस पे भी, डिग्निटी पे भी, और नेशनल इंटीग्रेशन पे भी। ओके, तो जो इंडिया में जस्टिस का कंसेप्ट है वो हैप्पीनेस के कंसेप्ट के साथ जुड़ नहीं पा रहा है। और क्रिमिनल जस्टिस भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको पता है कि इंडिया में क्राइम बहुत है, रेप कैपिटल माना जाता है इंडिया को पूरी दुनिया का। तो अब ऐसे केसेस में इंसान ये फील ही नहीं कर पा रहा है कि वो खुश है। ओवरऑल उसको किसी प्रकार का कोई डर ही नहीं है। तो हमें अपने क्राइम रेट को भी यहाँ पे कम करना है। बहुत सी कंट्रीज में ऐसा देखा गया है कि जहाँ पे क्राइम रेट कम होता है वहाँ पे हैप्पीनेस ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिनलैंड, डेनमार्क, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, इन सब कंट्रीज में ये देखा गया है कि जो भी क्राइम के वेरिएबल्स हैं इनका इनवर्स रिलेशन है हैप्पीनेस के साथ। तो जितना ज्यादा क्राइम के जो वेरिएबल है उसका वेटेज कम होगा उतना ही ज्यादा इंसान खुश होगा। और अगर क्राइम ज्यादा होगा तो इंसान कैसे खुश हो सकता है? वो तो हमेशा डर के ही जिएगा कि भाई कैसे जिएंगे। हेल्थ, एजुकेशन, क्राइम रेट, क्रिमिनल विक्टिमाइजेशन, फियर ऑफ क्राइम, ये सब बहुत जरूरी है इनको एड्रेस करना। फिर अगर बात करो तो दुनिया भर में ऐसे एग्जाम्पल्स जहां पे कंट्रीज अपने लोगों के हैप्पीनेस के लिए काम कर रही है, तो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करिए तो पहली ऐसी कंट्री जिसने अपने आप एक मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस खोल रखा है। ये मिनिस्ट्रीज बहुत सारे पॉलिसीज के इम्पैक्ट को एसेस करता है और पता करता है कि हैप्पीनेस मीटर किस प्रकार से काम कर रहा है, अलग अलग पॉलिसीज से क्या लोगों की लाइफ बेहतर हो रही है। भूटान ने भी अपने यहाँ पे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया है जिसको गुड गवर्नेंस के साथ जोड़ा गया है। तो ये जो भूटान का ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का इंडेक्स है, ओवरऑल ये सोशियो इकोनॉमिक इक्विटी की बात करता है। लोग खुश हैं कि नहीं है, एक ऑनेस्ट जिंदगी जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, बिना टेंशन के जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, इसके ऊपर भूटान ध्यान देता है। कुछ इस प्रकार की चीजों को इंडिया में भी लाने की जरूरत है
अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे उतने प्रोएक्टिव लेवल पे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्यूरोक्रेसीज डिजिटल चैलेंज। इफ सिविल सर्वेंट्स डोंट यूज सोशल मीडिया अप्रोप्रिएटली, देयर रोल एज इंडिपेंडेंट एडवाइजर्स स्टैंड थ्रेटन। यहाँ पे क्या बात बताई जा रही, अगर आप इंडियन ब्यूरोक्रेसी की बात करें, यहाँ पे मैंने कोई नोट्स इनकॉर्पोरेट नहीं किए, बस सुनिए। तो अगर हम इंडियन ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो डिजिटलाइजेशन में इंडियन ब्यूरोक्रेसी में डेस्क जॉब को डिजिटल जॉब में कन्वर्ट किया जा रहा है। पहले जो फाइलें वगैरह फिजिकल फॉर्म में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में सामने रहती थी, अब उनको ई ऑफिस में कन्वर्ट किया जा रहा है। सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से किया जा रहा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हर एम्प्लॉय के पास @gov.in की ईमेल आईडी है, तो उसको नो मोर, मतलब जीमेल को फिर से इस्तेमाल करने की अब उसको जरूरत नहीं है। तो जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी जो आला गवर्नमेंट अफसर है, वो धीरे धीरे किसकी तरफ जा रहे हैं, ओवरऑल डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी बहस है, बड़ी बहस इस चीज की है कि सोशल मीडिया पे किस हद तक इन्वॉल्व होना चाहिए इन ब्यूरोक्रेट्स को, और किस हद तक उनको एनोनिमस रहना चाहिए। एक बहुत बड़ा तबका है एक्सपर्ट्स का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि बोलता है कि भाई ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसको एनोनिमस रहना चाहिए। मतलब ब्यूरोक्रेसी कैसे ऑपरेट कर रही है, क्या कर रही है, इसको बहुत ज्यादा पब्लिक में आप डिस्प्ले मत करो। दूसरा सोशल तबका ये बोलता है कि भाई सोशल मीडिया के साथ एक्टिवली एंगेज करना चाहिए ब्यूरोक्रेसी को। सबके अपने अपने पॉइंट्स हैं। पहले उन लोगों के पॉइंट्स देखते हैं जो कि ये बोलते हैं कि सोशल मीडिया को ब्यूरोक्रेसी के साथ एसोसिएट होने की जरूरत है, मतलब ब्यूरोक्रेसी को सोशल मीडिया के साथ एसोसिएट होने की जरूरत है। देखिए, होता यह है कि जब आप ब्यूरोक्रेसी की बात करते हो तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक हायरार्की है। जैसे आप पुलिस में जाओगे तो पुलिस में नीचे हवलदार होगा, उसके ऊपर सब इंस्पेक्टर होगा, फिर इंस्पेक्टर होगा, फिर बाय डेप्यूटी कमिश्नर होगा, उसके बाद जो जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर, इंस्पेक्टर जनरल, इस प्रकार की एक हायरार्की है। तो ये ब्यूरोक्रेसी की एक हायरार्की है, ठीक है, जो कि एनोनिमस तरीके से काम करती है। अंदर क्या हो रहा है, किस प्रकार से फाइलें काम कर रही हैं, आपको नहीं पता है कि जो डिपार्टमेंटल फाइल्स उसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन जब सोशल मीडिया की बात आती है तो सोशल मीडिया ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, फ्लेक्सिबल है। तो मान लो उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई ट्विटर हैंडल है और उस पर किसी ने अपनी परेशानी को टैग किया है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस परेशानी को सॉर्ट आउट करे। क्योंकि ट्विटर पे ओपनली टैग्ड है, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस रिस्पॉन्ड नहीं करेगी तो यहाँ पे पुलिस को पीपल फ्रेंडली नहीं समझा जाएगा। तो इसलिए सोशल मीडिया को बताया जाता है कि ये अवेयरनेस फैलाती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स में ट्रांसपेरेंसी लेके आती है, ठीक है भाई। प्लस जब सोशल मीडिया के साथ ब्यूरोक्रेट्स एसोसिएट होंगे तो उनके ऊपर पॉलिटिशियंस का इंपैक्ट कम रहेगा। आपको पता है कि पॉलिटिशियंस इन ब्यूरोक्रेट्स को दबाने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिशियंस चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स सब कुछ उनके हिसाब से करें, उनके ऑर्डर की अवहेलना ना करें। ओके, अब इसके चलते कभी कभी क्या होता है कि जो ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी है वो अफेक्ट हो जाती है। तो अगर सोशल मीडिया के थ्रू ब्यूरोक्रेट काम कर रहा है तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा होगा, लोगों के सामने होगा, जनता के सामने होगा, तो पॉलिटिशियन ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। और सोशल मीडिया पे जब सब कुछ होगा तो एक ब्यूरोक्रेट को पॉलिटिकली न्यूट्रल दिखना जरूरी होगा, फिर वो किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं दिख सकता, नहीं तो लोग ही उसको सुना सुना के मार देंगे। प्लस अब इन सिविल सर्वेंट्स का, ब्यूरोक्रेट्स का सोशल मीडिया के साथ जुड़ना इसलिए भी जरूरी हो गया क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया पे फेक न्यूज, सिस्टमैटिक प्रोपोगेंडा चलाया जाता है। तो ऐसे केसेस में जहां पे एक तरफ सोशल मीडिया में प्रोपोगेंडा चल रहा है, फेक न्यूज सर्कुलेट कर रही है, दूसरी तरफ आप ब्यूरोक्रेट से बोलो कि सोशल मीडिया से दूर रहो, एनोनिमस तरीके से काम करो, तो ये एक सही मोडस ऑपरेंडी नहीं है। तो इस प्रकार की बहुत सी चीजें बताई जा रही हैं। ट्रांसपेरेंसी के लिए वैसे भी हमारे देश में बहुत कुछ हुआ है। RTI एक्ट लाया गया 2005 का। तो सोशल मीडिया ने ब्यूरोक्रेसी को यहाँ पे रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे जो कि सोशल मीडिया को गलत प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं किसी हॉस्पिटल में रेड मारने जाएंगे तो वहां पे हॉस्पिटल में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, इसको कम देखेंगे, उसकी वीडियो बनवा के पहले वायरल करवाएंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे दिखाने के लिए कि देखो हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। कोई IAS का टॉपर काम कर लेगा, अभी लवासना की ट्रेनिंग खत्म हुए 3 दिन हुए हैं, कहीं एक नई पोस्टिंग मिली है, वहां पे कहीं चले क्या गए तो गाड़ी से उतर रहे हैं, अपनी वीडियो बनवा रहे हैं, अपना भोकाल दिखा रहे हैं। इस प्रकार की चीजें करने लगे हैं लोग, अपने सेल्फ प्रमोशन के लिए, अपने सेल्फ फेम के लिए काम करने लगते हैं। यह गलत प्रयोग है आपका डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया का। प्रयोग यहाँ पे इस प्रकार से होना चाहिए कि भाई पब्लिक की परेशानी को आप आइडेंटिफाई करो और उसके लिए काम करो, ना कि सेल्फ प्रमोशन के लिए और अपना भोकाल दिखाने के लिए देखो हम कितने बड़े हो गए। इंस्टीट्यूशनल और सिटीजन सेंट्रिक अकाउंटेबिलिटी यहाँ की जरूरत है। प्लस यहाँ पे ओवरऑल
सिविल सर्वेंट्स को डिसाइड करना पड़ेगा कि किस हद तक सोशल मीडिया के थ्रू कंप्लेंट्स उनको लेनी, किस हद तक नहीं लेनी है। तो सिविल सर्वेंट ये जस्टिफाई नहीं कर सकता है कि कई किलोमीटर दूर से चलने वाला एक गरीब आदमी उसके ऑफिस के बाहर आके बैठा है और उसको अटेंड करने की बजाय सिविल सर्वेंट सोशल मीडिया पे लोगों के साथ कनेक्ट कर रहा है। ये भी सही नहीं है। सिटीजन सेंट्रिक अकाउंटेबिलिटी की यहाँ पे जरूरत है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई, तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। जुबैर नज़ीर ने ये आर्टिकल लिखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। फिर जो आखिरी आर्टिकल है वो है हाउ टू ग्रीस द व्हील्स ऑफ जस्टिस, द प्रॉब्लम ऑफ पेंडेंसी ऑफ द केसेस इन कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री कैन बी टैकल विद अ फ्यू मेजर्स। इस कंटेक्स्ट में मैंने ओवरऑल यहाँ से चीजें उठाई हैं, थोड़े इसमें स्टैटिस्टिक्स ज्यादा दे रखे हैं तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले बैकलॉग देखते हैं हमारी जुडिशरी में। अगर आप 1 जनवरी 2006 की बात करो तो टोटल नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग थे इंडिया में 2.92 करोड़। 1 जनवरी 2020 टोटल नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस 375 लाख। 2006 के कंपैरिजन में 83 लाख केसेस बढ़ गए। अगर आप 14 साल में 83 लाख को एवरेज कैलकुलेट करते हो तो हर साल 5.7 लाख केसेस बढ़े हैं। 1 जनवरी 2020 से फास्ट फॉरवर्ड टू 1 जनवरी 2021 51 लाख केसेस बढ़ गए हैं पेंडेंसी के। अब ये कोरोना कॉल में हम एंट्री मार चुके हैं। फ्रॉम 1 जनवरी 2021 टू 1 जुलाई 2021 23 लाख केसेस पड़ चुके हैं और टोटल नंबर ऑफ पेंडेंसी हो चुकी है 4.49 लाख, मतलब लगभग 4.5 करोड़। अभी इस स्पीड से बढ़े तो अगले 6 महीने से 1 साल में हम लोग 5 करोड़ की पेंडेंसी को क्रॉस कर जाएंगे और ये बहुत अलार्मिंग फिगर है, बहुत डेंजरस फिगर है। इस हद की पेंडेंसी हमारी जुडिशरी में किसी भी हाल में सही नहीं है। इस कंटेक्स्ट में रिसेंटली हमारे जो सीजीआई हैं एनवी रमन्ना साहब, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए। एक इवेंट अभी ऑर्गेनाइज किया गया था कर्नाटका बार काउंसिल के द्वारा, वहां पे एनवी रमन्ना साहब ने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट वॉरेन बर्गर को कोट किया। क्या बोला इन्होंने? एक्चुअली वॉरेन बर्गर ने क्या बोला था? द नोशन दैट ऑर्डिनरी पीपल वांट ब्लैक रोब जजेस, वेल ड्रेस्ड लॉयर्स इन फाइन कोर्ट रूम्स as settings to resolve their disputes is incorrect. People with problems with like people with pains want relief and they want it quickly and inexpensively as possible. मतलब ये है कि जैसे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जब जज को इमेजिन करता है तो कैसे इमेजिन करता है कि काले रंग के कोर्ट में वो जज आएगा, उसकी सजा सुनाएगा, प्रॉपर कोर्ट रूम में प्रोसीडिंग चलेगी। तो आज की डेट में लोग इस प्रकार से जस्टिस को एक्सपेक्ट नहीं करते। आज की डेट में और खासकर इंडिया में लोग जस्टिस को जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेडाइटेड वे में एक्सपेक्ट करते हैं और सस्ते वे में एक्सपेक्ट करते हैं। और ना हमारे देश में ये जस्टिस जल्दी हो रहा है और ना ही सस्ता हो रहा है। लॉयर की फीस आपको पता ही कितनी होती है। जॉली LLB 2 आपने अक्षय कुमार वाली देखी रखी होगी। उसके बाद अगर आप देखो तो केसेस खींचे ही जा रहे हैं, खींचे ही जा रहे हैं। अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में ऑन एन एवरेज एक केस को सॉल्व करने में 3 साल लग जाते हैं, मतलब बहुत बड़ा समय है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मोर देन 40% ऑफ द केसेस आर डिसाइडेड आफ्टर 3 years इन इंडिया। दुनिया में बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जहां पे 1% से कम केसेस 3 साल में सॉर्ट आउट होते हैं, मतलब ज्यादातर केसेस जल्दी सॉर्ट आउट हो जाते हैं। बट इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे 40% से ज्यादा केसेस को सॉल्व होने में 3 साल लग जाते हैं। तो डिजास्टर इन द मेकिंग है ये इंडियन जुडिशरी, जिसके ऊपर इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है। हमारी जुडिशरी के हालात इतने खराब हैं कि जो रिच हैं, पावरफुल हैं और जो गलत करने वाले लोग हैं वो अगर उनको अपना केस जल्दी सुलटवाना है तो वो जल्दी सुलटवा लेंगे और अगर उनको लेट करना है तो फिर वो डिले करते चले जाएंगे। तो वो अपनी स्वेच्छा के हिसाब से चीजें यहाँ पे कर लेते हैं। इससे जो जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म है वो भाई यहाँ पे बहुत हद तक इफेक्ट हो जाता है और पुअर और माइनरलाइज्ड के ऊपर यहाँ पे इम्पैक्ट भी पड़ता है। अगर आप इंडिया के प्रिजन्स में जाके डाटा को देखोगे, स्टैटिस्टिक्स को देखोगे तो इंडिया में जो 70% प्रिजनर्स हैं दे आर अंडर ट्रायल्स एंड मोस्टली पुअर सिटीजन्स। अब होता ही है कि मान लो कोई गरीब सब्जी वाला है, क्राइम अलर्ट, क्राइम पेट्रोल में भी ऐसे बहुत से केसेस दिखाए गए। तो एक गरीब सब्जी वाला है, उसके ऊपर चोरी के शक का इल्जाम लगा कि इसने 5,000 रुपए की चोरी की है। तो एक सब्जी वाले के यहाँ एक औरत गई सब्जी खरीदने के लिए, ठीक है ना, उसने बोला कि मैंने पर्स यहाँ छोड़ दिया है। अब उस सब्जी वाले ने पर्स नहीं उठाया था लेकिन उस पर्स में 5,000 रुपए थे, तो उस लेडी ने जाके एक शिकायत कर दी मेरे 5,000 गायब हो गए। अब पुलिस उस सब्जी वाले को पकड़ लेगी, अब उसको जेल में बंद कर दिया। अब केस चल रहा है कि इसने 5,000 रुपए चुराए कि नहीं चुराए। सालों बीते जा रहे हैं, वो बंदा 5,000 रुपए के लिए जेल ही में बंद पड़ा है, जो कि उसने उठाए भी नहीं है। और अगर उठाए भी है तो यार 5,000 की सजा दो और खत्म करो बात को। तुमने उसको सालों साल जेल में बंद रख रखा है 5,000 रुपए के लिए, क्या मतलब है? उसके घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि वो सब्जी बेच के पैसा भेजेगा घर पे, उसकी बहनें पढ़ेंगी, शादी होगी। तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है जस्टिस डिलेड में। कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे बिल्कुल एप्ट सेट बैठ रहा है। तो इस पर्टिकुलर
डिलेड जस्टिस की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए किया क्या जा सकता है? तो पहला तो ये कि पेंडेंसी अगर केसेस की हटानी है तो जो भी जुडिशियल वैकेंसीज है इनको पहले भरो। जितने भी आपकी जजेस की पोस्टें खाली हैं सबसे पहले तो इनको भरो। अब अगर आप देखो तो 2006 से लेकर 2019 के बीच में जो पेंडेंसी थी केसेस की वो लगभग 2% की स्पीड से बढ़ी है, और जो एवरेज वैकेंसी है सैंक्शनड जुडिशियल पोजीशन में वो है लगभग 21%। मतलब कि अगर सैंक्शन जुडिशियल स्ट्रेंथ 100 है तो 21 सीटें अभी भी खाली पड़ी हुई हैं। इनको स्पेसिफिक तरीके से भरने की जरूरत है। यहाँ पे कुछ और स्टेटमेंट्स दिए गए, जैसे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी एस ठाकुर ने एक बार कहा था कि हमें 70,000 जजेस की जरूरत है। देखिए, हमें 70,000 जजेस की जरूरत नहीं है, ना ही अभी के दुगने जजेस की जरूरत है। हमको बस 20% जजेस और अपॉइंट करने हैं, वो सीटें जो अभी के लिए खाली पड़ी हुई हैं। कम से कम ओवरऑल जजेस की स्ट्रेंथ को सैंक्शनड स्ट्रेंथ तक तो ले आओ। आप देखोगे कि हाई कोर्ट तक में सैंक्शन स्ट्रेंथ पूरी नहीं है, सबऑर्डिनेट जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट की तो बात ही छोड़ दो। तो सवाल उठता है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? देखिए, अगर आप सबऑर्डिनेट जुडिशरी की बात करोगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर उससे नीचे की बात करो, तो वहां पे अपॉइंटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है स्टेट की हाई कोर्ट के ऊपर और वहां की राज्य की सरकार के ऊपर। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो जल्दी से जल्दी सीटें भरें। और जब बात आती है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट की वैकेंसीज की, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सुप्रीम कोर्ट की। अब तक सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा रहा था इन चीजों के लिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ध्यान तब आया जब एनवी रमन्ना साहब ने बहुत मेजर स्केल पे सरकार को खींचना शुरू किया कि आप जल्दी से जल्दी जुडिशियल अपॉइंटमेंट करिए। ओके, अब अगर मान लो यहां पे ओवरऑल सारे जुडिशियल अपॉइंटमेंट हो जाते हैं और बहुत तेजी से जो पेंडिंग केसेस उनके ऊपर सुनवाई होती है, तो हमें 5,000 कोर्ट रूम्स की जरूरत पड़ेगी। तो 5,000 कोर्ट रूम्स तुम्हारे पास है नहीं, तो एक काम किया जा सकता है, इन्हीं 5,000 कोर्ट्स में 2 शिफ्ट चलाई जा सकती हैं। प्लस अब सुप्रीम कोर्ट में और बाकी जुडिशरी के काम में टेक्नोलॉजी का प्रयोग ये बढ़ाने की जरूरत है। और इसके लिए ऑलरेडी 2005 से सुप्रीम कोर्ट की एक ई कमेटी एग्जिस्ट करती है, और इस ई कमेटी ने 3 बड़े जबरदस्त रिकमेंडेशंस दे रखे हैं, 3 आउटस्टैंडिंग रिकमेंडेशंस दे रखे हैं। ये रिकमेंडेशंस जितने अच्छे हैं उतना ही इनको कम इंप्लीमेंट किया गया, और अगर इन 3 रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो चीजें काफी अच्छी हो सकती हैं। पहला रिकमेंडेशन जो कि इस ई कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो ये है, कंप्यूटर एल्गोरिदम शुड डिसाइड ऑन केस लिस्टिंग, केस एलोकेशन एंड एडजॉर्नमेंट विद ओनली 5% ओवरराइड गिवन टू जजेस। तो कौन सा केस किस जज के पास जाएगा, कौन सा केस किस डेट को लिस्ट होगा, ये सब कंप्यूटर एल्गोरिदम डिसाइड करे। ये एक जज के प्रेरोगेटिव में ना हो। जज का प्रेरोगेटिव केवल 5% केसेस में चलना चाहिए। केस कितने समय तक एडजॉर्न रहेगा, कितना एडजॉर्न रहेगा, ये भी आप इस कंप्यूटर एल्गोरिदम को डिसाइड करने दो। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि रैंडम बेसिस पे केसेस का एलोकेशन होगा। तो ये जो अमीर लोग आके अपने हिसाब से केस को डिले कर देते हैं, एक्सपेडाइट कर देते हैं, ये सारे काम बंद हो जाएंगे। और वो लोग जो गरीब हैं, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उनके केसेस को भी प्रोएक्टिव केसेस पे टेकअप किया जाएगा। ठीक है, एक बात तो यहाँ पे ये बताई गई है। तो आर्बिट्रेरीनेस यहाँ पे कम हो जाएगी, अनफेयर एडवांटेज जो पावरफुल और ताकतवर लोगों को होता है ये कम हो जाएगा। नेक्स्ट है द कोर्ट शुड फोकस ऑन ई फाइलिंग। The E committee made detailed standard operating procedures on how petitions and affidavits can be filed, and payment of fees can be done electronically without lawyers or litigants having to travel to the courts to use paper. दूसरा क्या बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी है, इसने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को डिफाइन कर रखा है। इसके बेसिस पे किस प्रकार से केसों की फाइलिंग होगी कोर्ट में, इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो केसेस की फाइलिंग कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिकली हो, और जो भी फीस वगैरह पेमेंट वगैरह करनी है केसेस को फाइल करने के लिए, ये भी इलेक्ट्रॉनिकली किया जाए। प्लस जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होने होते हैं, उनको फिजिकल फॉर्म में सबमिट करने की बजाय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सबमिट करो। तो इससे 3 लाख पेड़ हर साल कम काटने पड़ेंगे। तो ये भी एक बड़ी जबरदस्त आप कह सकते हो रिकमेंडेशन है इस कमेटी की। और तीसरी रिकमेंडेशन है फोकस्ड ऑन वर्चुअल हियरिंग्स। भाई वर्चुअल हियरिंग्स को प्रमोट करो, हमेशा फिजिकल हियरिंग्स को प्रमोट करना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ऑपरेट करता है, इसकी कोई बेंच भी नहीं है साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया से, नॉर्थ ईस्ट से, दूर दराज से लोग आके सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में आके केस लड़ेंगे, उनके लिए पॉजिटिव नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल हियरिंग, ऑनलाइन हियरिंग करवाइए। अब कोविड के समय पे ऑनलाइन हियरिंग तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन हमें हाइब्रिड मोड पे स्विच ऑन करने की जरूरत है। क्योंकि जब हमने देखा कि कोर्ट में वर्चुअल हियरिंग बढ़ी, तब 2020 में अकेले को ही 51 लाख केसेस की पेंडेंसी बढ़ गई, और पहले 6 महीने में 2021 में देखा गया है कि 23 लाख की पेंडेंसी और बढ़ गई। शुरू में मैंने आपको फिगर दिखाया। तो इससे यह पता चलता है कि वर्चुअल प्लस फिजिकल, मतलब एक हाइब्रिड मोड की जरूरत है, तभी हमारा जस्टिस सिस्टम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फंक्शनल हो पाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं दोस्तों, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जुडिशियल सिस्टम को
रिफॉर्म करने के रिस्पेक्ट में अगर आपके सामने कोई सवाल आता है तो वहां पे आप कोट कर सकते हो। बहुत ही वैलिड व्यू पॉइंट्स है, बहुत ही वैलिड स्टैटिस्टिक्स हैं, इनको जरूर अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करो। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने 3 रिकमेंडेशंस दिए ना, इन रिकमेंडेशंस को भी याद रखना और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसमें चेप देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप जो कुछ भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया है इससे आपको फायदा हुआ हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत जाइएगा। हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, इससे काफी मदद मिलती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, अगर अच्छा लगे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हर चीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।